Hello everyone. So this is your test number 6 of Samadhan batch 2, and we are going to discuss the grammar solution of that. So the first sentence is rewrite the sentences as directed. First sentence is he only laughed. Full stop. He did not do anything else. And the direction given is आपको but लगा के इस सेंटेंस को चेंज करना है. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग बट. तो आप बट का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखेंगे दो सिंपल सेंटेंसेस हैं. दो सिंपल सेंटेंस, ही ओनली लाफ्ड, ही डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स, और इसमें कोई भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया गया है. तो बट आपका जो कंजंक्शन है, बट आपका कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है, राइट. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में नॉट ओनली बट, उसके अलावा भी काफ़ी कंजंक्शन है. जैसे फैन बॉयज़ आप देखेंगे, ये एक्रोनिम याद कर सकते हैं. फैन बॉयज़, एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड फॉर नोर, बट और येट, सो एट्सेट्रा, राइट. सो इस तरह से आप फैन बॉयज़ इस तरह याद कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. तो आपको डायरेक्शन दी गई है कि बट का यूज़ करके आपको रीराइट करना है. तो बट जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाली कैटेगरी में फॉल करता है, और इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से आपके हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं. तो आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है. इनडायरेक्टली एग्जामिनर यही पूछ रहा है. अगर कभी आपसे रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग बट ना दे के सिंपल आपसे ये बोल दे चेंज दिस टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, तो आप यही तरीका रहेगा आपका. बट का यूज़ करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई कंजंक्शन जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है, राइट. सो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ही डिडंट डू एनीथिंग एल्स बट लाफिंग. नेक्स्ट इज शी वॉज फ्राइटन्ड बाय द मैन्स ग्लेरिंग आइज. आपको डायरेक्शन दी है टर्न इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको चेंज करना है. सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये सिंपल सेंटेंस है. कैसे पता लगा सिंपल सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस में हमेशा आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट. उसके अलावा जब भी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट, दो वर्ब और दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, तो वो या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है या कंपाउंड सेंटेंस. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया उसके कंजंक्शन से आप डिफाइन करते हैं. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ होते हैं, जैसे WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं, और उसके अलावा अनलेस, अनटिल, सो दैट, सिंस, इन ऑर्डर दैट, एवरी टाइम, इवन, राइट. तो इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए. तो सिंपल सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए, राइट. तो इसमें हम व्हेन कंजंक्शन का यूज़ करेंगे. व्हेन कंजंक्शन जो कि आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उस तरह से यूज़ करेंगे. सो व्हेन द मैन्स आइज ग्लेयर्ड, क्या करना है आपको? जो आपका सेंटेंस दिया होगा उसके अंदर एक नाउन फ्रेज मिलेगी आपको. सिंपल सेंटेंस के अंदर एक नाउन फ्रेज मिलेगी. नाउन फ्रेज का मतलब है इसमें कोई वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ नाउन को एक्सप्लेन किया गया है, राइट. तो नाउन ये है और ये है आपकी मेन क्लोज. अब आपको क्या करना है चेंज करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन फ्रेज को एक्सपेंड करना. ये एक तरीका है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए. आप किसी चीज़ को तो एक्सपेंड करेंगे ना, राइट. तो नाउन फ्रेज को आप एक्सपेंड करें किस में? एक क्लोज में. क्लोज का मतलब है उस नाउन फ्रेज में आपको एक वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा और एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा. इसमें सब्जेक्ट है द मैन्स आइज, ठीक है. द मैन्स आइज ये सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद ग्लेयर्ड, राइट, ये आपकी वर्ब हो गई. तो ये आपने कंजंक्शन यूज़ कर लिया. कंजंक्शन इस वाली क्लोज को और इस वाली क्लोज को, दोनों क्लोज को ज्वाइन कर रहा है. ये काम होता है कंजंक्शन का. तो व्हेन द मैन्स आइज ग्लेयर्ड शी वॉज फ्राइटेंड. नेक्स्ट इज व्हेन द डॉग इज स्लीपिंग लेट इट लाई पीसफुली. आपको ये सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, राइट. और ये कौन सा सेंटेंस है जो आपका गिवन है? ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? व्हेन कंजंक्शन को देख के. व्हेन कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होता है, और ये आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में. तो एक ही तरीका है सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए कि आपको ये वाला कंजंक्शन कैसे भी करके ड्रॉप करना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ एक ही आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए और एक ही वर्ब. तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपका डॉग है, दूसरा सब्जेक्ट आपका इट है. तो आपको इट किसके लिए यूज़ हुआ है? डॉग के लिए. इट प्रोनाउन डॉग के लिए यूज़ हुआ है, तो इट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट. तो इसका तरीका क्या होगा? लेट द स्लीपिंग डॉग लाई पीसफुली. अब ये देखिए, स्लीपिंग एक यहाँ पे वर्ब नहीं है, स्लीपिंग आपका जेरेंड है. जेरेंड डॉग के लिए यूज़ हुआ है, जो कि इसकी क्वालिटी बता रहा है, राइट. तो डॉग एक नाउन है और जेरेंड जो एक आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ पे. लेट द स्लीपिंग डॉग लाई पीसफुली. लाई आपकी वर्ब होगी यहाँ पे, एंड पीसफुली जो आपकी एडवर्ब होगी, राइट, जो कि आपकी वर्ब को डिफाइन कर रहा है. उसके साथ ही एक दूसरा तरीका है लेट द अस्लीप डॉग. ये दोनों ही आपके एडजेक्टिव है जो कि डॉग को डिफाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट, ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट
फुल स्टॉप वॉज नॉट इंडस्ट्रियस। दो सिंपल सेंटेंस है, आपको कनेक्ट करने के लिए कहा है नीदर नोर। तो नीदर नोर आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, मैंने बार बार कहा है कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और जो कि दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, राइट। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब है ये उन्हीं दो चीज़ों को हमेशा ज्वाइन करेंगे सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स के। मतलब नीदर के बाद अगर आप कोई भी यहाँ पे वर्ब यूज़ कर रहे हैं नीदर के बाद, या फिर कोई एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नोर के बाद भी वही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सेम रैंक के होने चाहिए वो। अगर उसके बाद नीदर के बाद कोई सब्जेक्ट है, नोर के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। नीदर के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नीदर के बाद कोई एडजेक्टिव है तो उसके बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द वे। तो अब हम देखें, ही वॉज नीदर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस बोथ आर एडजेक्टिव, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि नीदर नोर connect same rank of structure. Next is supplying the this missing word. If you see him give him my message. यहाँ पे my pronoun का आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद I hope to reach the station in an hour at the outside. तो in आप preposition का यूज़ करेंगे, मतलब किसी टाइम लिमिट में आपको कुछ करना है तो वहाँ पे in और within भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश रुस्तम एंड सौरभ, देयर वर 3 other boys. देखिए टोटल आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है। देखो बिसाइड का मतलब होता है इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, राइट। अगर यहाँ से मैं एस ड्रॉप कर दूँ, तो इसका मतलब हो जाएगा बाय द साइड ऑफ, राइट। तो यहाँ पे बिसाइड्स यूज़ होगा जिसका मतलब है इंक्लूडिंग। यहाँ पे आप रादर देन मतलब या तो बिसाइड ही लिख सकते हैं या फिर इंक्लूडिंग लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम भी लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम रुस्तम एंड सोहरब देयर वर 3 other boys प्रेजेंट। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा बस। एक मतलब है इंक्लूडिंग, एक मतलब है अपार्ट फ्रॉम, राइट। तो दोनों का मीनिंग तो चेंज हो गई। तो दोनों ही क्या है आपकी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट इज इनवैलिड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड एग्जॉर्शन। तो ये एक कंटिन्यूटी के लिए दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पे आपकी ऑफ प्रपोजिशन यूज़ होगी, राइट। नाइन्थ इज बिकॉज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। अब देखिए बिकॉज क्यों यूज़ किया, क्योंकि बिकॉज आप यूज़ करते हैं किसी भी रीज़न के लिए, ठीक है। तो रीज़न रहा ही हैड नॉट पेड द बिल्स, दैट्स वाई हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। तो ये रीज़न के लिए आपको बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड यू हैव बीन। 2 ऑप्शन हैं आपके पास फिल करने के लिए, एक होता है बेनिफिशियल, एक होता है बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट का मतलब है जेनरस, व्हेन अ पर्सन बिकम जेनरस टू समवन, तो यहाँ पे आप बेनिफिशेंट यूज़ करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 1 सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, और डू नॉट चेंज द टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। जिस भी ये टेंस फॉर्म में हैं तो आपको उसकी टेंस फॉर्म भी यूज़ नहीं करनी है। तो ये आपके फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस से आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो मीनिंगफुल लगे, जो इन फ्रेजेस का मीनिंग कन्वे कर सके। तो मैंने सेंटेंस तो नहीं बनाया, बट आई हैव गिवन यू द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेस। विद द व्यू का मतलब है विद द होप, एम और इंटेंशन ऑफ, राइट। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप करंट की नॉलेज इसमें यूज़ कीजिए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज इसमें यूज़ कर दिए, जीएस सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो नॉलेज यूज़ करके आप सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए, राइट। तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडिया एक्सटेंडेड फाइनेंशियल हेल्प टू पाकिस्तान विद अ व्यू टू बेटर रिलेशंस, इस तरह से लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज गो बरसेक, इसका मतलब है टू बिकम वेरी एंग्री, क्रेजी एंड वायलेंट। तो ये सेंटेंस बनाने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं कि चाइना हैज़ गॉन टू सम बरसक, इस तरह से आप बना सकते हैं चाइना के रिस्पेक्ट में, या फिर यूएसए के, या फिर रशिया के। अभी तो रशिया और यूक्रेन का वार चला हुआ है, तो रशिया हैज़ बिकम वेरी एग्रेसिव, क्रेजी एंड वायलेंट टुवर्ड्स यूक्रेन। नेक्स्ट इज कट अड्रिफ्ट, इसका मतलब है सेपरेटेड और डिटैच्ड। यहाँ पे अपनी ज्योग्राफी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे द मेडागास्कर जो आइलैंड था वो पहले इंडियन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ था, यूरेशियन प्लेट के साथ आप बोल सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं बिफोर 2.5 मिलियन ईयर्स बिफोर द मेडागास्कर कट अड्रिफ्ट फ्रॉम दिस इंडियन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से आपका मीनिंग कन्वे हो जाएगा। उसके बाद एट सी का मतलब है परप्लेक्स, बिविल्डर। उसके बाद इन्स एंड आउट्स का मतलब है द करेक्ट एंड सक्सेसफुल वे टू डू समथिंग। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इंडिया हैड कैरिड आउट द सर्जिकल स्ट्राइक बिकॉज दे नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, राइट। तो उनको पता था किस तरह से वो सक्सेसफुल ऑपरेशन कैरिड आउट करना है, उनको पता था किस तरह से स्ट्रेटजी उनको डिज़ाइन करनी है। सो इंडिया न्यू द इन्स एंड आउट्स। सो नेक्स्ट इज रीराइट करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग पोजीशन ऑफ वर्ड्स। देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें, या तो आपकी मिस पोजीशनिंग होगी किसी वर्ड्स की, कोई वर्ड पीछे लिखा होगा,
ठीक है, किसी वर्ड के, तो वो आपको आगे लिखना होगा, या फिर उसमें कोई ना कोई एरर होगा। तो दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल इज़ वेरी नियर फ्रॉम माई होम आएगा, राइट। देखिए आप जब भी कोई ट्रेस करते हैं, आप जब भी कोई डिस्टेंस ट्रेस करते हैं तो फ्रॉम से टू आता है, राइट। फ्रॉम से टू मतलब आई ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद और गुजरात, मतलब फ्रॉम में आपका पॉइंट है और टू पे आपको जाना है, तो फ्रॉम और टू इस तरह से रहता है आपका। तो स्कूल इज़ वेरी नियर फ्रॉम माई होम, तो आप घर पे बैठे हैं तो आप ये बोलेंगे ना, स्कूल इज़ वेरी नियर फ्रॉम माई होम। तो होम इज़ योर मेन पॉइंट और स्कूल को आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। सो दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कोज, यहाँ पे ए इनडेफिनेट आर्टिकल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ यू विल बी लेट अनलेस यू हरी। देखो यहाँ पे टाइम की कोई वो नहीं है, यहाँ पे टाइम की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे अनलेस मतलब अनलेस यू हरी यू विल बी लेट, तो यहाँ पे अनटिल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, अनलेस यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ ही सेल्डम और नेवर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, एवर का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ही इज़ सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है हार्डली एवर, मतलब आप कभी भी एब्सेंट नहीं रहे स्कूल से, तो या तो आप सेल्डम का यूज़ करें, ही इज़ सेल्डम एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, या फिर ही इज़ नेवर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। सॉरी, आप यहाँ पे इज़ का यूज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ पे इज़ का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ही इज़ नेवर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। डायरेक्टली आपको ये लिखना होगा ही नेवर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, इज़ आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ ईदर ऑफ दिस थ्री आंसर्स इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ईदर दो के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है थ्री, तो थ्री के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल ऑफ दीज आंसर्स इज़ इनकरेक्ट, राइट। और यहाँ पे अगर आप नन लिखेंगे, नन ऑफ दीज आंसर्स इज़ इनकरेक्ट, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर्स इज़ इनकरेक्ट तो उसका मतलब सभी ठीक हैं, और आप लिखेंगे ऑल ऑफ दीज आंसर्स इज़ इनकरेक्ट तो मतलब सभी गलत हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट टाइम जो अभी ग्रामर टेस्ट है आपका, टेस्ट नंबर 8, जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू।